हेलो दोस्तों, हम प्रस्तावना टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो उससे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आए हुए हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं, ताकि हमको क्वेश्चन का वो पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया। यानी कि 1949 की बात कर रहा है, जब संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। आप लोगों को पता है कि यह शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत यानी कि 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक समाजवाद था, एक धर्मनिरपेक्ष यानी कि वही इसी को कहते हैं पंथ निरपेक्ष, एक था अखंडता। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ना। और उसके बाद हम देखेंगे जिसमें जिसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष आएंगे वो भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो सकता है, इसको भी हम काट देंगे और इसको भी। उसके बाद देखते हैं ऊपर वाला संघीय लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो संघीय भी नहीं कहा गया है। आप लोगों ने प्रस्तावना अच्छे से पढ़ा है, उसमें संघीय के जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया गया, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हमारा सही होगा? हमारा ऑप्शन बी सही होगा, संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य। ठीक, अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान ने स्वीकृत किया, यानी कि कब स्वीकृत किया। यह क्वेश्चन यूपीजीआईसी 2012 में पूछा गया है। तो इसमें लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान ने कब स्वीकृत किया। भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पहला जैसे कि क्वेश्चन है ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946। तो उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू कब दिए थे? 13 दिसंबर 1946 को दिए थे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि संविधान ने स्वीकृत किया, यानी संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया। तो 9 दिसंबर 1946 ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई इस दिन हुई थी, और इसको भी हम काट देंगे और इसको भी कट जाएगा। 26 जनवरी 1947 ये भी नहीं है, और हमारा ऑप्शन सी सही होगा। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकृत किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव को। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया ना। तो यहाँ पे लिखा है वी आर अम्बेडकर। तो वी आर अम्बेडकर जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और झंडा समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के और झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और जीवी पंत ये कौन थे? ये थे हमारे यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे यूपी के। और सरदार पटेल ये भी नहीं है, ये भी क्या बोलते हैं प्रांतीय, जो एक समिति थी प्रांतीय समिति और सलाहकारी समिति, मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने, जैसे कि आपको दूसरे क्वेश्चन में जो कराया गया उसमें भी दिखा होगा, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था उद्देश्य प्रस्ताव को। अब मेरा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो अगर आप प्रस्तावना को अच्छे से पढ़े हैं तो उसमें आप तुरंत आप समझ जाएंगे कि कौन सा शब्द नहीं है। यहाँ पे कह रहा है नहीं है, तो जो नहीं है वही हमको लगाना है। तो न्याय तो है, और व्यक्ति की गरिमा की बात भी की गई है प्रस्तावना में, और 3 प्रकार के न्याय की भी बात की गई है, और बंधुता की भी बात की गई है। तो इसमें देखेंगे हम देखते हैं कि संघीय की बात नहीं की गई है प्रस्तावना में, संघीय शब्द का जिक्र नहीं किया गया, इसलिए यही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा है प्रस्तावना में जो नहीं। अब 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। यह क्वेश्चन यूपीजीआईसी 2008-2015 में पूछा गया है 2 बार यूपीजीआईसी में। तो पहला ऑप्शन है संप्रभु। प्रस्तावना में ऊपर ही लिखा है हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व। तो संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब होता है संप्रभु, तो ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो शब्द नहीं है उसका हमको टिक मारना है। और पंथ निरपेक्ष ये भी आपको पता है कि उसमें लिखा है प्रस्तावना में। लोकतांत्रिक, क्योंकि हमारे प्रस्तावना में लोकतांत्रिक समाजवाद की बात की गई है,
तो लोकतंत्र भी उसमें है, लोकतांत्रिक भी है। और सी वाला जो ऑप्शन है संघीय, संघीय शब्द का जिक्र प्रस्तावना में नहीं किया गया है, इसलिए यही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो अब छठा क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। यह क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2012 में पूछा गया है। तो इसमें कह रहा है कि उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो इसमें देखते हैं कौन सा शब्द की उल्लेख नहीं है भाई प्रस्तावना में। डी वाला क्वेश्चन वो ऑप्शन है राष्ट्र की अखंडता, ये भी है क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे जिसमें से अखंडता भी था। और प्रतिष्ठा की समानता, ये भी शब्द है प्रस्तावना में। व्यक्ति की गरिमा, ये भी है, लेकिन राजनैतिक जैसे शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है प्रस्तावना में। तो यही वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। आप देख रहे होंगे कि इसमें पहले से ही लगा है टिक, तो ये मैंने अपने पढ़ने के लिए बनाया था, इसलिए इसमें मैंने लगा रखा था। आइए अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। यह क्वेश्चन यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015-2012 में पूछा गया था। तो इसमें कह रहा है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो जो BR अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बोले थे। मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो ये भी नहीं होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, ये भी नहीं है। संविधान की उद्देशिका यानी कि संविधान की प्रस्तावना को कहा गया है, कौन कहा है, भारत वो संविधान की आत्मा, इसको ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। ठाकुर दास भार्गव जी ने कहा है। ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा है कि प्रस्तावना, जो प्रस्तावना है वो संविधान की क्या है, आत्मा है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस आर्टिकल को या फिर किसको संविधान की आत्मा बोले हैं, तो आप इसको लगाएंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर आर्टिकल 32। ठीक, अब हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि है। इसमें कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान का कौन सा वह पार्ट है, कौन सा वो भाग है जिसमें दार्शनिक आधार भूमि दिखता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें भी कोई दार्शनिक या फिर इस तरह का कोई आधार नहीं दिखता है। मौलिक अधिकार, ये भी अधिकार की बात की गई इसमें नागरिकों के। संघीय संरचना, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। प्रस्तावना है जिसमें दार्शनिक आधार दिखता है, क्योंकि जो संविधान निर्माता थे वो क्या चाहते थे, उनके क्या विचार थे, इसी प्रस्तावना में दिखता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह दार्शनिक आधार भूमि है। तो ये वाला विकल्प हमारा सही होगा। ठीक, अब हम चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है। यह क्वेश्चन TGT 1999 में पूछा गया है, एक बार। तो इसमें लिखा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है। आपने प्रस्तावना टॉपिक अगर नहीं पढ़ा है तो आपको वहाँ पे प्ले लिस्ट हमारे चैनल पे मिलेगी, उसमें जाके आप प्रस्तावना टॉपिक पढ़ लीजिए। तो आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि ये बाहर से पूछा गया है। तो एक बार संशोधन हुआ है, ठीक, एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक, और इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, SPA, यानी कि SPA का मतलब साक्षी पटेल नहीं है, यहाँ पे लिखा है समाजवाद, और P का मतलब पंथ निरपेक्ष, यहाँ पे रहा होगा, गलती हो गई है, और ये क्या है, अखंडता। ठीक, अब हम अपने आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी व पंथ निरपेक्ष किस वर्ष जोड़ा गया।
यानी कि कहने का मतलब है समाजवादी, यानी समाजवाद भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़े गए? तो अभी हमने बताया कि 1976 में जोड़े गए, तो ये आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा। और यह क्वेश्चन TGT 2003 में पूछा गया है। अब हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द का समावेश किस वर्ष किया गया? यानी कि क्वेश्चन थोड़ा सा बदला है, बाकी वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और ये कब पूछा गया है? उत्तराखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया था, ठीक है। इसमें भी यही वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि आपने अभी तुरंत लगाया है 1976 में। अब हम चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पर। भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में हम भारत के लोग की सही व्याख्या है। सही व्याख्या क्या है उसको लगाते हैं हम लोग। हम भारत में निवास करते हैं, ये भी सही है। संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र, हमारा देश कैसा है? लोकतांत्रिक है। तो और तीसरा ऑप्शन है प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है, क्योंकि हमको वोट देने का अधिकार है, तो जनता में निहित ही है शक्ति, प्रभुत्व शक्ति। तो ये तीनों ये हो गए। इस संविधान का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया, ये कोई लॉजिक नहीं है। इसको हमने प्रस्तावना में पढ़ा, एक बार भी जिक्र इसका नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ABC। तो अब हम चलते हैं अपने 13वें नंबर वाले क्वेश्चन पे। अब हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में कौन शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो कौन सा शब्द भारतीय प्रस्तावना में नहीं है उसको हमको लगाना है। तो नहीं पे हम टिक कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमको नहीं, यानी कि जो नहीं है उसको बताना होता है, हम गलत लगा देते हैं। तो ये क्वेश्चन UPGIC प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे लोकतांत्रिक शब्द, ये भी प्रस्तावना में उल्लिखित है, इसकी जिक्र किया गया है। संप्रभु, इसका भी जिक्र किया गया है प्रस्तावना में। पंथ निरपेक्ष, इसका भी जिक्र किया गया है। और उदारवादी जैसे शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, एक बार भी उसमें जिक्र नहीं हुआ है। तो यही वाला क्या होगा? सही होगा, क्योंकि इसमें नहीं है, ये वाला लगाना है। अब हम आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ना, इसमें लिखा है कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? मूल कर्तव्य, ये भी इसमें कुछ ऐसा नहीं है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बात करता है, तो इसमें भी कोई ऐसा बात नहीं किया गया है। मूल अधिकार, ये नागरिकों के अधिकार की बात करता है, यहाँ पे अधिकारों को दिया गया है, तो ये भी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। उद्देश्य क्या, जैसे कि एक क्वेश्चन इसी तरह का हमको पीछे भी मिला था। उद्देश्य क्या ऐसा है, जो प्रस्तावना है हमारी, उसमें जो संविधान निर्माता थे, जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, वो क्या चाहते थे और उनके जो मन को जानने की क्या है, ये एक तरह से कुंजी है। तो हमारा यही वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय, प्रस्तावना में यहाँ पे में होगा, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय और स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की बात की गई है, ठीक। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय और कितने प्रकार की स्वतंत्रता और कितने प्रकार की समानता और बंधुत्व की बात की गई है। तो यहाँ पे 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, और जो स्वतंत्रता है ये 5 प्रकार की, कितने प्रकार की, ये 3 प्रकार की, और ये स्वतंत्रता 5, ये 2 प्रकार की। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, विचार, अव्यक्त विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता 5 प्रकार की हो गई, और समानता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, बंधुत्व 1 प्रकार का, ठीक। तो ऐसे में हमको लगाना है 3, पहले 3, फिर 5, फिर 2, फिर 1। जो ऑप्शन में मिलता है वही वाला हम लगाएंगे, 3, 5, 2, 1। तो यही हमारा सही होगा, ठीक। जैसे कि प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, ठीक है। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न शब्दों पर विचार करें। अब निम्न शब्दों पर विचार करें, फिर ऐसे लिखा है और उसके बाद
कुछ इस तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। ये कोई रीजनिंग तो नहीं है, इसको समझना पड़ेगा कि किस तरह से इसको लगाया जाएगा। तो निम्न शब्दों पर विचार करें, इसका मतलब ये जो लिखा गया है इसको सही क्रम में, किस तरह से किस क्रम में प्रस्तावना में लिखा गया है उसी क्रम में हमको लगा के ऑप्शन को करना है। ठीक है, टिक मारना है। तो अगर आपको प्रस्तावना याद है या फिर एक दो बार आप पढ़े हैं तो आप अच्छे से इसको लगा सकते हैं। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब ही होता है सार्वभौमिक, कहीं कहीं ये भी देता है किसी किसी क्वेश्चन में। तो संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब ये होता है सार्वभौमिक। तो यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपन्न। धर्मनिरपेक्ष, इसको पंथ निरपेक्ष भी, भाई पंथ निरपेक्ष तो होता है लेकिन कहीं कहीं इसको धर्मनिरपेक्ष भी लिख देता है, तो इसको भी यही होगा पंथ निरपेक्ष। प्रजातांत्रिक का मतलब है लोकतांत्रिक ना, प्रजातांत्रिक का मतलब ये क्या है, लोकतांत्रिक। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए हम अब बस बोल दे रहे हैं। समाजवादी, ये तो सीधा सीधा लिखा है, तो आप जब पढ़ेंगे तो सही क्रम में इसको पता चल जाएगा। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, पहले क्या आएगा सार्वभौमिक, सी वाला, तो पहला सी हो जाएगा। तो ये वाला तो गलत ही हो गया क्योंकि यहाँ पे पहले डी लिख दिया है, तो ये वाला तो गलत हो गया। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख जाएंगे तो आपको लगाने में आसानी होगी। तो डी तो कैंसिल हो गया। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, इसके बाद क्या आएगा समाजवादी, ए आएगा। तो इसके बाद ए आएगा, तो सी के बाद ए कहाँ है, तो सी के बाद सी के यहाँ पे डी हो गया तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे डी हो गया तो ये भी नहीं होगा, ये सही होगा। देखो हमने पूरा आंसर हमको नहीं मालूम था, अगर नहीं मालूम है फिर भी आप ऑप्शन लगा सकते हैं। तो समाजवादी, देखो हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अब इसके बाद डी आ जाएगा ना, देखो यही सही हो रहा है। फिर लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा। अब हम चलते हैं अपने 17 नंबर वाले क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो आप इसको अगर एक बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो आप दोबारा जरूर रीड करिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो इसमें लिखा है भाई, एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, तो ये भी आधा अधूरा है, यही अकेले तो नहीं कहा गया ना, ये पूरा इसका वो है। एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ये भी पूरी तरीके से पूरा नहीं है। तो एक सार्वभौमिक यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये पूरा भारत को क्या कहा गया है, ये पूरा कहा गया है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। आप इतनी देर से क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा, इसका आंसर तो आप तुरंत देंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी यही होगा क्योंकि ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार की बात की गई है, इसमें कुछ इससे रिलेटेड कानून है। और मौलिक अधिकार, ये भी नागरिकों के अधिकार की बात करता है। और जो ऑप्शन बी है यही हमारा सही होगा, संविधान की प्रस्तावना। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। कौन सा ऐसा शब्द है कि 1975 में भारतीय संविधान में शामिल नहीं था। इसका मतलब जो 1976 यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत शामिल हुआ जो शब्द, वही 1975 में नहीं लागू हुआ होगा, यानी कि नहीं रहा होगा उसमें। तो इसमें से कौन सा था, ये तो नहीं है, जो शब्द नहीं था वो लगाना है। तो इसमें कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा, अखंडता। ठीक, क्योंकि बंधुता भी पहले से था, संप्रभु था, समानता भी थी, लेकिन अखंडता 1975 के बाद जोड़ा गया। अब 20 नंबर हमारा जो 20वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। इसमें लिखा है कि प्रस्तावना, वो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। ठीक, यह लागू किया जा सकता है। लागू करने के मतलब यहाँ पे विधिक स्वरूप का मतलब है कि यह प्रवर्तनीय है कि नहीं, वाद योग्य है कि नहीं,
न्यायोचित है कि नहीं, तो यह लागू किया जा सकता है, तो यह लागू नहीं किया जा सकता, मतलब ये गलत है ऑप्शन। और विशेष परिस्थितियों में यह लागू किया जा सकता है, ये भी गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, पहले हम ये वाला पढ़ लेते हैं। यह लागू नहीं किया जा सकता, ये सही होगा। क्यों? क्योंकि जो मौलिक अधिकार है वो प्रवर्तनीय है, वाद योग्य है, उसको लागू कराया जा सकता है। अगर आपका हनन हो रहा है अधिकारों का, तो आप सीधे कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, तो वो क्या होगा, लागू कराया जा सकता है। लेकिन ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये प्रवर्तनीय नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में कौन से शब्द संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। वही क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा बदल कर वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो ये संभावित क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि निम्न शब्दों में कौन से शब्द संवैधानिक संशोधन यानी संशोधन के बाद प्रस्तावना में जोड़े गए। तो संशोधन के बाद कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं, तो ये है पंथ निरपेक्ष और क्या है, समाजवाद। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, जिसमें 1 होगा और 3 नंबर। तो 1 और 3 नंबर किसमें है, सी में है, तो ये वाला सही होगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इसमें से कौन सही है। ठीक, अब इसमें पढ़ते हैं। ऑप्शन पहला है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव की बात कर रहा है। उद्देश्य प्रस्ताव अंतःगोत्वा उद्देश्य का बना, ये भी सही है, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव क्या बना, अंतःगोत्वा उद्देश्य क्या बना, इसीलिए तो प्रस्तावना को क्या कहते हैं, उद्देश्य क्या कहते हैं। अब इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। अभी हमने जस्ट क्वेश्चन में बताया था कि प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, तो ये भी हमारा सही हो गया, ये भी सही हुआ, ये भी सही हो गया। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, प्रस्तावना का संशोधन, इसमें कहने का मतलब इसका प्रस्तावना का संशोधन नहीं किया जा सकता, ये तो बात गलत है ना, क्योंकि एक बार संशोधन हुआ है, संशोधन किया जा सकता है। क्योंकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की जो केस था उसमें बोला गया है कि प्रस्तावना संशोधनीय है। अब देखते हैं, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये भी बात सही है। तो हमारा क्वेश्चन वो वाला सही होगा जिसमें 1, 2, 4 किसमें है, इसमें है, ये वाला हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक, अब देखते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। संशोधन कब किया गया था, किस संशोधन के माध्यम से, 42वें संविधान संशोधन ना, एक बार हुआ है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब मेरा 24 जो लास्ट वाला क्वेश्चन है 24 नंबर, इसको देख लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, यानी कि जब यह संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, तो कौन से शब्द नहीं थे। तो इसमें से देखते हैं, गणराज्य तो था, और उसके बाद कौन सा शब्द नहीं था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द नहीं थे। ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत आए थे। तो ये 1949 में जब अंगीकृत किया गया तो ये नहीं थे, ये शब्द नहीं थे। तो हमको 1, 2, 3 लगाना है, 1, 2, 3, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो आज के लिए इतना ही, और आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा लीजिए। तो आज के लिए धन्यवाद।